हेलो एंड गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। आज मैंने पोल करवाया था कि लाइव क्लासेस ली जाए या रिकॉर्डेड, तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो रिकॉर्डेड को ही फेवर किए, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड ही कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 50 तक कर लिया था अपने टॉपिक को करंट अफेयर्स के, आज हम उसके आगे देखते हैं। तो देखिए, पहली न्यूज़ आपको क्या दिख रही है। आज का जो पहला न्यूज़ है वो क्या दिख रहा है। पहली न्यूज़ है सी बॉट। ये सी बॉट क्या है, इसको देखिए। गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सी बॉट नामक एक स्वायत्त अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया है। तो एक स्वायत्त अंडर वाटर व्हीकल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के द्वारा। इसके बारे में देखिए, तो ये क्या है, तो एक रोबोट है। पूछा जाए आपसे सी बॉट क्या है, तो सी बॉट जो है ना वो एक स्वायत्त अंडर वाटर व्हीकल है। और ये क्या है, तो एक रोबोट है जिसको गोवा में जो स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका उपयोग किस चीज़ में होगा, तो प्रवाल भित्तियों की निगरानी बढ़ाने के लिए सी डॉट का यूज़ किया जाएगा। किसकी निगरानी बढ़ाने हेतु सी डॉट का यूज़ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा प्रवाल भित्तियों के निगरानी को बढ़ाने के लिए सी बॉट का यूज़ किया जाएगा। दूसरी न्यूज़ है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है, क्या है दूसरी न्यूज़ कि हम देखेंगे कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसमें इंडियन ग्रे वुल्फ को देखा गया है। क्यों चर्चा में है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ को देखा गया, तो यहाँ पे इंडियन ग्रे वुल्फ को देखा गया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में। इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी। जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ना, इसका विस्तार देखोगे तो कौन कौन से राज्य में देखने को मिलता है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में देखने को मिलता है। इसे 1979 में चंबल नदी पर एक नदी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से चीज़ों का पर्यावास है, तो घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल का, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन, उसका निवास स्थल है कहाँ पे, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। तो दो हमने न्यूज़ को कंप्लीट किया। पहली न्यूज़ थी सी बॉट, ठीक है, जो कि एक रोबोट है जिसका उपयोग जो है प्रवाल भित्तियों की निगरानी के लिए किया जाता है। अगली न्यूज़ है फोटोनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। फोटोनिक क्रिस्टल्स को देखिए, तो ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, तो ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनमें जो अपवर्तनांक होता है वो समय समय पर बदलता है। ये आपने पढ़ा होगा साइंस में अपवर्तनांक के बारे में। तो क्या होता है ना, फोटोनिक क्रिस्टल्स में जो अपवर्तनांक होते हैं वो समय समय पे बदलते रहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले फोटोनिक क्रिस्टल्स जो हैं, इसमें दूधिया पत्थर, तितली के पंख और मोर के पंख क्या होते हैं, तो शामिल होते हैं। ये अलग अलग इंद्रधनुषी रंगों को क्या करता है, तो प्रदर्शित करता है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको देख लेना है। अब देखिए लाभ, ये लाभ क्या है, तो लाभ को देखिएगा। सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। लघु वन जातीय द्रव्य क्रय, क्या है, लघु वन जातीय द्रव्य क्रय क्या है, तो लाभ का फुल फॉर्म है। इसको ओडिशा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्यों स्टार्ट किया गया है, तो आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा लाभ को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। इसको आप ना जातियों के उत्थान में, समाज के उत्थान में क्या कर सकते हो, एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। और प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि लाभ जो है स्कीम वो किसके लिए लाया गया है, तो किसके लिए लाया गया है, आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लाभ को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगली न्यूज है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी
कंपनी जो है न्यूरालिंक, उसने पहली बार इंसानी दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाई है। आप देख रहे हो साइंस कितना डेवलप कर रहा है कि इंसानी दिमाग जो है उसमें एक कंप्यूटर चिप लगाया गया है। किस कंपनी के द्वारा? तो न्यूरालिंक के द्वारा। याद रखना है किस कंपनी के द्वारा इंसान के दिमाग में कंप्यूटर चिप को लगाया गया है, तो न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा। इस कंपनी ने एक ब्रेन कंप्यूटर भी विकसित किया। न्यूरालिंक के पहले प्रोडक्ट को टेलीपैथी कहा जाएगा। जो ये न्यूरालिंक का पहला प्रोडक्ट है ना, इसको क्या कहा जाएगा? टेलीपैथी कहा जाएगा। इसमें जो उपयोगकर्ता होंगे वो केवल सोचकर कंप्यूटर या फोन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप समझ रहे हो कितना डेवलप कर रहा है हमारे साइंस टेक, कि बस हम सोचेंगे, क्योंकि कंप्यूटर चिप जो हमारे माइंड के अंदर लगाया गया है, तो हम सोचेंगे और हमारा फोन और क्या कंप्यूटर क्या हो जाएगा, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर के चिप को मानव के मस्तिष्क में लगाया गया? तो न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा। अगली न्यूज है कुदावोलाई प्रणाली। ये जो कुदावोलाई प्रणाली है ना, ये तमिलनाडु ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता। तो ये इसलिए चर्चा में है ना कि गणतंत्र दिवस में जो झांकी निकलती है ना, उसमें तीसरा पुरस्कार जो है तमिलनाडु के कुदोवलाई प्रणाली को दिया गया। इस प्रणाली को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र की जननी माना जाता है किसे? तो कुदोवोलाई प्रणाली को। एक्चुअल में तमिलनाडु में प्रचलित यह एक चुनाव की प्रणाली है। इसे क्यों हम लोकतंत्र की जननी बोलते हैं? क्योंकि ना तमिलनाडु में क्या है, तो ये चुनाव की एक प्रणाली है। और इसके बारे में देखिए, इसका विकास कब हुआ था? तो इसका विकास हुआ था 10वीं शताब्दी में, चोल काल जो है उसमें इसका विकास हुआ था। आई बात समझ में? उसके बाद इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख में इस टर्म के बारे में जिक्र किया गया है। इस प्रणाली का इस्तेमाल ग्राम प्रशासन का संचालन करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करने में किया जाता था। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्यों इसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रणाली का यूज किस लिए करते थे? तो ग्राम प्रशासन का जो संचालन करने वाले प्रतिनिधि होते थे, उनके चुनाव करने के लिए इस पद्धति का यूज किया जाता था। देखिए, एक बात और मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, अगर मैं एक एक टॉपिक पे बहुत समझाऊंगी ना, तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, और हमें लगभग 500 टॉपिक कंप्लीट करने हैं सिर्फ नेशनल करंट अफेयर से। इसलिए मेरा टारगेट है कि मैं डेली 50-50 करवा के, ताकि आपको भी हेडेक ना हो और कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैम जो है बस पूरा डिटेल्स नहीं बता रही है, ऐसे ऊपर ऊपर से बता के जा रही है। ऐसे जनरली तो बहुत डीप में जा रहे हैं हम, इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतना भी दिमाग में रख लिया और एक कोई फैक्चुअल बुक पढ़ लिया, तो आपका करंट अफेयर्स क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपके मन में ये तो नहीं आएगा ना। मैं आपको एक डाउट और दूर कर देती हूँ। इस क्लास, ये जो हमारा नोट्स है, इसके बाद अगर आप प्रीफर करना चाहते हो, तो कोई भी एक ईयर का जो फैक्चुअल होता है ना, वो वाली बुकलेट उठा लेना और रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वाला भी रेडी हो जाए और फैक्ट वाला भी रेडी हो जाए। तो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीटली क्या हो जाएगा? प्रिपेयर हो जाएगा। अगली न्यूज है अगस्त्य गामा एज। ये अगस्त्य गामा एज को देखिए, तो केरल के पश्चिमी घाट से कंगारू लिजार्ड की नई प्रजाति की खोज की गई है। इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछते हैं कि खबरों में रहा, खबरों में चर्चा में रहा क्या? तो अगस्त्य गामा एज क्या है? तो क्या है ये? तो कंगारू की एक नई प्रजाति है, जिसको कहाँ ढूंढा गया? तो केरल के पश्चिमी घाट से ढूंढा गया। यह पश्चिमी घाट में खोजी गई अगस्त्य गामा जीनस की दूसरी प्रजाति है। ठीक है, इससे पहले भी एक प्रजाति खोजी गई थी। पहली प्रजाति का नाम क्या है? तो अगस्त्य गामा बेडोमी। देखिए, इतना नहीं पूछेंगे, इतना तो मुझे उम्मीद है कि इतना डीप नहीं जाएंगे। बस इतना पूछ सकते हैं आपसे कि जो अगस्त्य गामा एज है वो क्या है? तो वो क्या है? तो कंगारू की एक नई प्रजाति है। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा।
चलिए माफ़ी चाहूँगी, एक कॉल आ गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है स्टार्टअप शाला, ठीक है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप शाला क्या किया है तो आरंभ किया है। इस यह स्टार्टअप इंडिया का एक प्रमुख क्या है तो एक्सलेटर कार्यक्रम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना था। ये देख लेना था इसलिए क्योंकि आपको मेंस भी देना है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ प्रीलिम्स दे के रुक जाना है, आपको तो मेंस में लिखना है सारे एस्पिरेंट को। इसलिए हमने कुछ पॉइंट ऐसे भी लगा दिए हैं जो आपको मेंस में हेल्प करेंगे, क्योंकि मेंस में माइंड जितना ब्रॉड रहेगा, जितना आप सोच सकोगे, उतना अच्छी आपकी क्या होगी तो कॉपी होगी। अब स्टार्टअप इंडिया चर्चा में था, तो इसकी शुरुआत कब हुई 2016 में। क्या उद्देश्य है कि उद्यमियों की सहायता करना और भारत में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना, ये क्या है तो स्टार्टअप योजना का उद्देश्य है। और ये बहुत ही अच्छा योजना है, क्योंकि इस योजना के बाद से एक प्रभाव ये देखा गया कि आज बहुत सारे युवा जो हैं, ठीक है, आप भी बात करते होंगे तो आपको पता चलता होगा, अब जो है लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे। अब लोग सोच रहे हैं, मतलब युवा सोच रहे हैं आज के, कि हमें क्या करना है तो अपना स्टार्टअप करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग अब किसी के बोलने पे काम नहीं कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं तो इनोवेटिव आइडिया सोच रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा है कि सरकार इसी तरीके का प्रयास करे, ताकि हम युवाओं के बीच में क्या आए तो मनोबल आए कि हमें क्या करना है, आगे करना है इस चीज़ को। ये देखिए वेरी वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन का जिक्र कर रखा है कि 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के में शामिल हो गए हैं। 5 देश जो है ना अब ब्रिक्स में शामिल हो गए। पहले कौन कौन सा देश था ब्रिक्स में? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इस ब्रिक्स में ना 5 कंट्री और शामिल हो गए। कौन कौन से हैं तो मिस्र है, इथोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। तो ये 5 कंट्री जो है, एक बार मेरे साथ फिर बोलिएगा, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जो है, ये 5 ऐसे कंट्री है जो ब्रिक्स में सम्मिलित हुए हैं। और अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था, बट उसने मना कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। तो अर्जेंटीना का भी नाम आपको याद रखना है। यही अर्जेंटीना यही है जो कल हमने पढ़ा था, किस चीज़ के लिए कि कोयला के अन्वेषण, लिथियम के अन्वेषण और खोज के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, किस कंट्री के साथ तो अर्जेंटीना के साथ। उस टाइम पे हमने ये भी देखा था, लेकिन आप बताओगे कमेंट करके इसका आंसर कि लिथियम ट्रायंगल किन किन देशों को बोला जाता है। लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश सम्मिलित है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप देखो साउथ अफ्रीका जो है ना, वो 2010 में शामिल हुआ था। एक्चुअल में जब ब्रिक्स बना था ना, तो उस टाइम पे ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। जब 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तो उसके बाद से ये क्या कहलाने लगा तो ब्रिक्स कहलाने लगा। अभी आप देखो हाल ही में ब्रिक्स का सबमिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? फिर से मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप लाइव रहते तो अभी तुरंत आप आंसर कर देते। रसिया में हुआ था, जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए भी थी और जहाँ पे उन्होंने चाइना से बातचीत भी हुई, किसके मीडिएटर के रूप में, तो रसिया ने इंडिया और चाइना का क्या करवाया था तो वहाँ पे उन लोग का। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रिक्स अब जो है वो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 1/4 से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। ये लाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 69th बीपीएससी में देखिए G20 चर्चा में था, लोग पूरा रट के गए। क्या रट के गए थे कि सबमिट कहाँ हुआ, कौन सी सबमिट कहाँ हुई, कौन कौन से गेस्ट आए, सब कुछ रट के गए थे। लेकिन उन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन कि कितना जीडीपी का योगदान है, ठीक है, वर्ल्ड में, और कितने पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करती है कौन, G20 कंट्रीज। तो इस उसको मद्देनजर देखते हुए इस बार ब्रिक्स चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा, तो आप इस पॉइंट को देख लीजिए। लगभग आधी से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है कौन, तो ब्रिक्स करता है, क्योंकि इसमें हमारा इंडिया भी है और चाइना भी है। दूसरी बात, वैश्विक जीडीपी का ये 1/4 क्या करता है तो प्रतिनिधित्व करता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उस पर हम थोड़ा देर रुक के डिस्कस करेंगे। अब बेनू क्षुद्र ग्रह, ये बेनू क्षुद्र ग्रह क्या है तो नासा ने बेनू क्षुद्र ग्रह से लाए गए धूल के एक
कण स्तर को खोला है। तो सबसे पहली बात कि जो बेनू क्षुद्र ग्रह है ये किसका है, तो नासा का है। बेनू क्षुद्र ग्रह के बारे में देखिए तो ये एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के निकट मौजूद है और यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। आप बस इतना याद रखिएगा, बेनू क्षुद्र ग्रह क्या है, तो ये नासा का एक क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह एक ऐसा चट्टानी पिंड होता है ना जो सूर्य की परिक्रमा करता है और इसे लघु ग्रह भी कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, छोटा सा पिंड है जो सूर्य का क्या करता है, तो परिक्रमा करता है और इसे हम क्या बोलते हैं, लघु ग्रह भी कहते हैं। अब आप लोगों ने ना एक टर्म सुना होगा बहुत ज़्यादा इस ईयर, एक जिला एक उत्पाद का। तो एक जिला एक उत्पाद के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो इसका एक स्टेटमेंट आप बस ये याद रखना कि एक जिला एक उत्पाद की जो सूची होगी, ठीक है, इसकी जो पहचान होगी उसकी जिम्मेवारी किसको दिया गया है, तो संबंधित राज्य को और संबंधित केंद्र शासित प्रदेश को। मैं ये छोटे छोटे फैक्ट्स पे इसलिए जोर देती हूँ ना, ये बहुत कंफ्यूजन वाला एरिया होता है। तो याद रखिएगा, चूंकि एक जिला एक उत्पाद है तो कहीं आपके दिमाग में ये ना आए कि ये सेंटर का काम ना हो सूचीबद्ध करने का, बिल्कुल नहीं है। एक जिला एक उत्पाद का जो पहचान है वो कौन करेगा, संबंधित राज्य या यूटी करेंगे। अब हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल, STAP जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कि हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल। WHO ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को मतलब CTAP को की जगह पे किस चीज़ की शुरुआत की है, तो STAP की शुरुआत की है। किसके जगह पे शुरुआत की है WHO ने, तो CTAP की जगह पे HTAP की शुरुआत की है। HTAP का लक्ष्य क्या है, HTAP का लक्ष्य है कि बौद्धिक संपदा, ज्ञान और वैज्ञानिक नवाचार को साझा करने के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक समान पहुंच प्रदान करना, मतलब सभी लोगों तक पहुंच सके। इसे WHO ने HTAP को स्टार्ट किया है। किसकी जगह पे, CTAP की जगह पे। चलिए अब ये देखिए MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन, इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं VVI कर देती हूँ। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन USA द्वारा भारत को बिक्री किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहला क्वेश्चन कि MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन जो है वो किस देश का है, तो USA का है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि USA जो है ये किसको बेच रहा है, तो ये बेच रहा है मतलब बिक्री कर रहा है, ठीक है, मतलब बेच रहा है, बिक्री कर रहा है, किसको, इंडिया को। इन्हें उपग्रहों के माध्यम से संचालित किया जा सकता है, ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, इस ड्रोन को संचालित कर सकते हैं। ये एक बार में 30 घंटे से अधिक समय तक आकाश में उड़ान भर सकता है। मतलब एक घंटा में आप देखो ना, 30 घंटे से ज़्यादा क्या कर सकता है, तो आकाश में उड़ान भर सकता है। आई बात समझ में ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 118 यहाँ पे मैंने लगाया है क्योंकि बहुत सारा ये चर्चा में था। जो भी मैंने यहाँ लगाया ना, सब 20 साल की न्यूज़ में चर्चा में था और विजन आई तो पूरा न्यूज़पेपर को फॉलो करके ही वो बनाते हैं, काफ़ी अच्छा। मैं जब इसको पढ़ी, विजन आई को ऐसे पढ़ते थे, लेकिन इस बार आप लोग के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ा कि आप लोग को पढ़ाना था, तो लगा काफ़ी अच्छा है। अगर अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ लिया ना तो मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये मेंस में हेल्प करेगा और आपका ना सोचने का दायरा बढ़ेगा, आपको नॉलेज होगी। क्योंकि वन लाइनर पढ़ने से ना नॉलेज नहीं पड़ता, क्योंकि फैक्ट आपको याद रहेंगे, लेकिन ये ऐसा करंट अफेयर्स है कि आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब में हेल्प करेगा। और एक एज अ BPSC एस्पिरेंट या UPSC एस्पिरेंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि अच्छा हमें इतना सारा नॉलेज है इसको लेके। आर्टिकल 118 देखिएगा कि सभापति राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के तहत उपसभापतियों के पैनल का गठन करेंगे। अभी देखा ना आप लोगों ने कि उपसभापतियों के पैनल का गठन किया गया, तो इसका जिक्र किस में किया गया है, तो आर्टिकल 118 में। कौन करेगा, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो करेंगे। अब है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या है देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है। किससे,
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। तो किसे? भारतीय जनसंचार संस्थान को घोषित किया गया है। अब आप सोचोगे कि मैम ये होता क्या है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि अगर आप बता रही हैं कि इसे इस कॉलेज को ये दर्जा प्राप्त हुआ है, तो क्या ऐसा रहा कि उसको ये दर्जा मिला? तो ये आइए देखते हैं क्या है। विश्वविद्यालय के अलावा किसी विशेष क्षेत्र में उच्च मानक का कार्य करने वाले किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। मतलब कि विश्वविद्यालय के अलावा, मतलब कि आप किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या मिलता है? तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रौद्योगिकी विकास निधि, इसके बारे में देखिए। तो ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को टीडीएफ के तहत विकसित किया गया है। जो ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है उसको किसके तहत विकसित किया गया है? तो टीडीएफ के तहत। टीडीएफ बोले तो प्रौद्योगिकी विकास निधि के द्वारा जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है उसके तहत ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को विकसित किया गया। इस सिस्टम में PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम को क्या किया है? PSLV C58 द्वारा लॉन्च किए गए पेलोड पर कक्षा में कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। आई बात समझ में? किससे? तो PSLV C58 से। अब टीडीएफ होता क्या है? तो ये रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत डीआरडीओ कार्यान्वित करता है। इसे कौन कार्यान्वित करता है? तो इसे कार्यान्वित करता है डीआरडीओ। किस पहल के तहत? तो मेक इन इंडिया पहल के तहत इसको डीआरडीओ जो है वो कार्यान्वित करता है। अब है अंत्योदय अन्न योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को दी जा रही चीनी पर सब्सिडी को 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। मतलब जो PDS के तहत जो दिया जा रहा था ना अनाज, उसमें से क्या हुआ कि चीनी पे जो सब्सिडी है उसको बोला गया कि 2 वर्षों के लिए हम और बढ़ा रहे हैं, इसलिए चर्चा में आ गया था। इसके तहत क्या होता है? निर्धनों में भी जो सबसे निर्धन होते हैं उस परिवार को शामिल किया जाता है। क्या? जो निर्धन है ना, जो पॉवर्टी लाइन है, उसमें भी जो पॉवर्टी है उसको क्या किया जाता है? इस योजना में शामिल किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवार को प्रति माह 35 केजी खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। कितना केजी राशन मिलता है, खाद्यान्न मिलता है? तो 35 केजी। किस योजना के तहत? तो अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को। ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हिस्सा है। तो ये भी याद रखिएगा कि अंत्योदय अन्न योजना जो है अब किसका हिस्सा है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हिस्सा है ये। और कितना राशन मिलता है, कितना खाद्यान्न? तो 35 केजी। अब देखिए केंद्रीय बजट से एक फैक्ट को देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल जेंडर बजट का हिस्सा कितना है? तो 5% है। इसको लिखने का यहाँ पे मकसद ये था क्योंकि ये अभी तक का आवंटित किया गया सबसे ज़्यादा जेंडर बजट था, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया गया। कितना? 5%। अंतरिम बजट 2024-25 में इसे बढ़ाकर 6.5 किया गया है। ठीक है। मतलब कि केंद्रीय बजट जो था 23-24 में कितने थे? कुल जेंडर बजट का कितना था? ये तो 5% था, लेकिन इसे 2024-25 में बढ़ाकर कितना किया गया? 6.5। आप देखिए कितने की बढ़ोतरी हो रही है। भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब हुआ? 2005 और 6 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ के बारे में जिक्र किया जा रहा है तो उसके बारे में हमें ये जान लेना आवश्यक है कि उसका स्टार्ट कब से हुआ। तो इस बार जो है अंतरिम बजट में 6.5 जो है वो जेंडर बजटिंग पे खर्च किया जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी जेंडर बजटिंग का? तो 2005 से 6 में किया गया था। ये देखिए, ऐसे मैं बोलती हूँ कि आपको मैं 50 टॉपिक करवा रही हूँ, लेकिन 50 से ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मैं बहुत सारा नोट्स के फॉर्म में भी लिखी रहती हूँ।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था? 2021 में। उद्देश्य क्या है? तो अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए विकास करना। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था गति शक्ति मास्टर प्लान को? तो 2021 में स्टार्ट किया गया था। अब देखिए आईपीसी की धारा 124 का ए जो है वो देश के खिलाफ मानहानि को राजद्रोह के अपराध के रूप में शामिल किया गया है। मतलब आर्टिकल जो धारा 124 का ए है ना आईपीसी की, वो क्या बताता है कि देश के खिलाफ जो मानहानि को क्या कहेंगे? तो राजद्रोह के अपराध में शामिल करेंगे। आई बात समझ पा रहे हो ना इसको, कि देश के खिलाफ कोई मानहानि करेगा तो उसको किस में रखा जाएगा, किस कैटेगरी में? तो राजद्रोह के अपराध में शामिल किया जाएगा। अब है घर पोर्टल। ये घर पोर्टल क्या है इसको देखिए, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, इसका फुल फॉर्म है क्या है? गो होम एंड रीयूनाइटेड पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्या किया? तो लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसे लॉन्च किया है। किसे? तो घर पोर्टल को। घर का मतलब क्या? तो गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। यह पोर्टल किशोर न्याय एक्ट 2015 के तहत जारी प्रोटोकॉल के अनुसार बालकों के पुनर्वास और घर वापसी की डिजिटल माध्यम से निगरानी करेगा। समझ गए, नाम से स्पष्टीकरण है घर। अब देखिए H1B वीजा क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए, क्योंकि जब ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट थे उसी टाइम पे ये चर्चा में था और वापस से वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि H1 वीज़ा है क्या। तो H1B वीज़ा के बारे में देखिए, तो अमेरिकी कंपनी को उन विशेष व्यवसायों में विदेशी कामगारों को नियुक्ति करने की अनुमति देता है। मतलब H1B वीज़ा क्या है? तो जो अमेरिकी कंपनी है ना, उन विशेष व्यवसायों को क्या करती है? विदेशी कामगारों को नियुक्ति करने का अधिकार देता है, जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। L1 वीज़ा क्या है? तो कंपनी के भीतर कामगार के ट्रांसफ़र की अनुमति देता है। मतलब कंपनी के भीतर ही जो कामगार है उनकी ट्रांसफ़र की अनुमति जो देता है वो किस नाम से जानते हैं हम? L1 वीज़ा से। अब एक और वीज़ा है, उसका नाम क्या है? EB-5 वीज़ा। ये क्या है? तो यूएसए गोल्ड वीज़ा भी इसे कहा जाता है। EB-5 वीज़ा को किस नाम से जानते हैं और हम? तो यूएसए गोल्ड वीज़ा के नाम से भी जानते हैं। यह विदेशी निवेशकों और उनके परिवारों को अमेरिका में स्थायी निवास, किस चीज़ के लिए? अस्थायी निवास और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक विशेष माध्यम प्रदान करता है। कौन? EB-5 वीज़ा। तो तीनों वीज़ा आप समझ गए होंगे उम्मीद है। अब विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसके बारे में देखिए, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इससे आपको स्पष्ट हो गया कि हमने विजन आईएएस से जनवरी 2024 का क्या कर लिया? तो कंप्लीट कर लिया। और आप खुद थोड़ा सा बैठ के सोचिए कि हमने विजन आईएएस से 35 टॉपिक पहले वाले दिन किया, ठीक है, कल 50 टॉपिक किया, तो 50 35 कितने हो गए? 85, ठीक है। और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं? 67 पे। मतलब अप्रोक्स आप समझिए ना, 100 टॉपिक आपके किससे हैं? तो 100 टॉपिक जो है आपका लगभग जनवरी से है सिर्फ। अब आप जब जनवरी से 100 टॉपिक कर रहे हो तो आप समझिए कि आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है। बस इसको बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ लेना है। थीम क्या थी इस बार के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की? कि आर्द्रभूमियाँ और मानव कल्याण। क्या था? आर्द्रभूमियाँ और मानव कल्याण। 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। अब भारत कब शामिल हुआ इसमें? तो 1982 में। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत कब इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था? तो 1982 में शामिल हुआ था। अगली न्यूज़ है कि सत्येंद्र नाथ बोस की 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। हमारे जो बिहार के बिंदेश्वरी पाठक जी हैं उनको भी पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है इस बार।
बेसोन या इंटीजर स्पिन वाला मूलभूत कण है, इसका नाम बोस के नाम पर ही रखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान पर अपनी एकमात्र रचना विश्व परिचय जो है एस.एन. बोस को समर्पित किया है। ये इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है कि सत्येंद्र नाथ बोस जो है उनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो अपनी बुक लिखी है, एक कौन सी बुक, क्या नाम था उसका, विश्व परिचय, ये टोटली किसको उन्होंने डेडिकेट किया है, तो सत्येंद्र नाथ बोस को डेडिकेट किया है। वे 1956 से 58 की अवधि में विश्व भारती के कुलपति भी रहे थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है कि नासा का फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, किसका है, फिशन सरफेस पावर प्रोजेक्ट, तो नासा का है। नासा ने चंद्रमा पर परमाणु विखंडन रिएक्टर स्थापित करने की अपनी योजना का पहला चरण पूरा कर लिया। चूंकि ये उसके लिए अचीवमेंट है, किसके लिए, नासा के लिए। अब किसी भी देश के लिए अचीवमेंट है कुछ, तो हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नासा का जो फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट जो है, ये चंद्रमा पर परमाणु विखंडन रिएक्टर स्थापित करने की अपनी योजना का पहला चरण क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस रिएक्टर का चंद्रमा पर भावी मिशनों को ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक चंद्र रात्रि जो है पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। कितने दिनों के, 14 दिनों के बराबर होता है। अब अगली न्यूज़ है, अगला टॉपिक है एग्रोस्फीयर। अब ये एग्रोस्फीयर क्या देखते हैं। इवेंट होराइजन के भीतर एग्रोस्फीयर से पदार्थ और ऊर्जा निकालना संभव है। क्या बोल रहे हैं कि जो इवेंट होराइजन है उसके भीतर किससे, तो एग्रोस्फीयर से पदार्थ और ऊर्जा निकालना क्या है, तो संभव है। एग्रोस्फीयर वास्तव में इवेंट होराइजन तथा एक घूर्णन करते ब्लैक होल की स्थित सीमा के बीच का क्षेत्र है। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्रोस्फीयर क्या है, तो इवेंट होराइजन होता है ना वो, और एक घूर्णन करता वो जो ब्लैक होल है, इसकी स्थिर सीमा के बीच का क्या है, तो क्षेत्र है। स्थिर सीमा क्या है, तो एक घूर्णन करते ब्लैक होल के बाह्य क्षेत्र के आसपास का सरफेस है, क्या, तो स्थिर सीमा। इससे गुजरने वाले पिंड क्या रहेंगे, सदैव गतिमान रहेंगे। अब इवेंट होराइजन क्या है, तो एक ब्लैक होल के चारों ओर की काल्पनिक सीमा है। एक ब्लैक होल जो है उसके चारों ओर की जो काल्पनिक सीमा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है इवेंट होराइजन बोला जाता है। अब देखिए, जो इवेंट होराइजन है ना, इस सीमा के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है, कहाँ पे, तो इवेंट होराइजन के अंदर। इस तो क्या होता है, इससे प्रकाश भी बच नहीं पाता। अब मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर के बारे में देखिए, तो पीएम द्वारा पीएम डिवाइन के तहत इसकी आधारशिला रखी गई। किसकी, तो मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की। किस योजना के तहत, तो पी डिवाइन के तहत। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर इसको स्थापित किया जा रहा है। किस पहाड़ी पर, तो नीलांचल पहाड़ी पर। तांत्रिक शाक्त पंथ के उपासकों और हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये किसका तीर्थ स्थल है, तो तांत्रिक शाक्त पंथ के उपासकों का और हिंदुओं का क्या है ये, तो एक पवित्र स्थल है। और नागल शैली और सारसैनिक शैली का मिश्रित रूप है। प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला यहाँ पे लगता है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, तो यहाँ पे इसका आयोजन होता है। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक रिवर, ये एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है, तो ये वायुमंडल में एक निश्चित पट्टी में क्या होता है, तो प्रभावित होने वाली संघनित जल वाष्प की अत्यधिक मात्रा है। इसको एक एक बार देखना है, ये कीवर्ड्स है ये, तो इसको एक एक बार देख लेना है। इसे पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी परिवहन तंत्र के रूप में भी माना जाता है। किसे, तो एटमॉस्फेरिक रिवर को पृथ्वी पर क्या है, ताजे पानी की सबसे बड़े परिवहन के रूप में इसको जाना जाता है।
अब अगली न्यूज़ है कि आईएनएस संधायक, ये आईएनएस संधायक जो है ना, इसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो आईएनएस संधायक को किस में शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना में। कहाँ पे? तो विशाखापत्तनम में। यह सर्वे वेसल लॉर्ड श्रेणी का पहला पोत है। किसका? तो सर्वे वेसल लॉर्ड श्रेणी का पहला पोत है कौन? आईएनएस संधायक, जिसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अब देखिए TOI 715B, ये क्या है? तो नासा ने TOI 715B नामक एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है। ये क्या है? TOI 715B क्या है? तो एक सुपर अर्थ है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो नासा के द्वारा। वापस से क्या है? TOI 715B क्या है? तो एक सुपर अर्थ है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई है? जिसकी खोज की गई है नासा के द्वारा। यह कंजर्वेटिव हैबिटेबल जोन में अपने मूल तारे की परिक्रमा कर रहा है। किसका परिक्रमा कर रहा है? तो मूल तारे की परिक्रमा कर रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट होता क्या है, थोड़ा बता दीजिए। सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट क्या होता है ना, पृथ्वी से इसका आकार बड़ा होता है और नेपच्यून से छोटा होता है। याद रखिएगा, सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट क्या है कि पृथ्वी से आकार में बड़ा और नेपच्यून जो ग्रह है उससे आकार में छोटा। हैबिटेबल जोन क्या है? तो ये किसी तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जो ना तो बहुत गर्म होता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आगे देखिए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक जो है जल एक्ट 1974 में संशोधन करेगा और इसे आर्टिकल 252 के तहत बनाया गया है। तो किसके तहत बनाया गया है? आर्टिकल 252। अब देखते हैं आर्टिकल 252 है क्या। तो आर्टिकल 252 देखिएगा, तो ये संसद को आर्टिकल 249, 250 में दिए गए प्रावधानों के अलावा 2 या अधिक राज्यों के लिए किसी भी ऐसे विषय पे कानून बनाने का अधिकार देता है जिसके संबंध में कानून बनाने के लिए उसके पास विधायी शक्ति नहीं है। जैसे आप सभी को पता है ना कि राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? राज्य को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में संघ जो है उस पे कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249 और 250 जो है यही अधिकार प्रदान करता है कि जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके बावजूद भी वो उस पे क्या कर सकता है? तो कानून बना सकता है। 250 क्या है? तो ये आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए कुछ भागों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान क्या होता है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है कौन? आर्टिकल 250। आप लोग को पता है ना कि राज्यसभा के पास कुछ विशेषाधिकार हैं लोकसभा के कंपैरिजन में, तो आर्टिकल 249 है और आर्टिकल 312 है। अब देखिए फेम 2 ये क्या है? तो यह योजना फेम 1 2015 का अगला संस्करण है। शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। कितने अवधि के लिए? 3 अवधि के लिए। उद्देश्य क्या है कि देश में उपभोक्ता वर्ग को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोग अपना सके, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया। किस स्कीम को? तो फेम को चलाया गया। ये इसमें क्या होता है? निजी स्वामित्व वाली पंजीकृत जो है E2WS को भी कवर किया गया है। अब गोविंद भोग और तुलाई पंजी कालू नूनिया, इनको क्या मिला है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है इनको? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कटारी भोग, राधुनी पागल, ठीक है, ये क्या है? तो गैर बासमती सुगंधित चावल है। ये सब चर्चा में थे क्योंकि इन लोगों को क्या हुआ है? तो जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब आज का अंतिम न्यूज़ देखेंगे हम कि अभ्याई हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का फुल फॉर्म क्या है? तो अभ्याई हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट DRDO के द्वारा इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। इस यान को ऑटो पायलट की सहायता से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है,
स्वायत्त पायलट के लिए, इसको स्वायत्त उड़ान के लिए इसको क्या किया गया, हीट को डिज़ाइन किया गया है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। हमने मोर देन 100 करंट अफेयर्स क्या किया है, तो कंप्लीट कर लिया है। हाँ, मोर देन 100 टॉपिक्स तो है हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर आगे का हम कल देखेंगे। देखिए, अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, कुछ एस्पिरेंट पीडीएफ मांग रहे हैं। अरे पीडीएफ आपको पहले भी दिया गया था, बट आपने पीडीएफ से पढ़ा नहीं, इसलिए हम लोगों ने उसका एक ऑल्टरनेट निकाला कि हम आपको पढ़ाएंगे विजन आईएएस से। इसलिए मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, और मेरी रफ्तार फास्ट इसलिए है क्योंकि मैं आपकी परिस्थिति को समझ सकती हूँ कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो को 2 घंटा 3 घंटा खींच के देखो 50 ही टॉपिक। तो बस इसलिए इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाया जा रहा है, ताकि आप 1 घंटा ही दो और 1 घंटे में आपका 50 टॉपिक सुन लो, तो आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मेरा मोटिवेशन आते रहे और मैं क्लास को कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल आगे के टॉपिक के साथ। फरवरी में हम एंटर कर चुके हैं। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट।